गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, लास्ट टॉपिक जो था पिछले क्लास का वो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उसके जस्ट बाद ये टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जेनेटिक्स चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि लिंकेज वर्ड मीन्स, लिंकेज का मतलब है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। ठीक है, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, इसका मतलब है कि दो जीन फिजिकली एसोसिएटेड, मतलब दो जीन आपस में नज़दीक आ गया। ठीक है, मतलब दो जीन अगर फिजिकली नज़दीक है तो ऐसे जीन को कहेंगे हम लोग लिंक्ड जीन, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकेज। ठीक है, लिंकेज का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू दो जीन एक दूसरे के साथ फिजिकली साथ, मतलब दोनों एक दूसरे से नज़दीक है। ठीक है, दो जीन एक दूसरे से नज़दीक है तो कहा जाएगा सच जीन्स आर लिंक्ड जीन, एंड द प्रोसेस फॉलोड बाय इट इज लिंकेज। ठीक है, लिंकेज इज फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। ठीक है, एंड द लिंकेज टर्म was discovered by T.H. Morgan. ठीक है, linkage was discovered by T.H. Morgan. ओके, देखो लिंकेज में लिखा है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन वायलेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? पिछले क्लास में बताया जा चुका है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस बाई मेंडल। ठीक है, मेंडल ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था उसका कंक्लूजन क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का भी कुछ कंक्लूजन था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसका कंक्लूजन था? ये डाई हाइब्रिड का कंक्लूजन था। मोनो हाइब्रिड का कंक्लूजन क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, फैक्टर्स अकर इन पेयर, ये सब था मोनो हाइब्रिड का। पिछले वीडियो में ये सब मिल चुका है। और डाई हाइब्रिड का क्या कंक्लूजन था? यही था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि ये देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसको, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रूथ। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह सही नहीं होगा, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे को डोमिनेंस हम लोग पढ़े थे। को डोमिनेंस में लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता है। ठीक है, एक और था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये दोनों ऐसा फिनोमेनन था जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता था। उसी तरह से एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी था मेंडल का, जिसको वायलेट कौन किया? लिंकेज। ठीक है, लिंकेज वायलेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, उसके बाद जो टर्म है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब देखो क्या है। रिकॉम्बिनेशन मीन्स नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जैसे ऑफस्प्रिंग जो भी मिलता है, जैसे देखो टॉल एंड डॉर्फ को क्रॉस कराने से क्या मिला था? टॉल मिला। ये पेरेंटल है कि नॉन पेरेंटल? पेरेंटल ही है, पेरेंट एक टॉल है ही। ठीक है, पेरेंट में एक टॉल है ही, तो ये पेरेंटल ऑफस्प्रिंग हो गया। ठीक है, अगर कुछ और मिलता जो किसी पेरेंट में नहीं था, ना टॉल होता ना डॉर्फ होता, अगर ऐसा ऑफस्प्रिंग मिले जो ना टॉल होता ना डॉर्फ होता, तो वैसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग कब मिलेगा? देखो लिखा है रिकॉम्बिनेशन का मतलब नॉन पेरेंटल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग कम्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन। ये कब मिलता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन के कारण मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किस में मिलता है? मोनो हाइब्रिड में नहीं, डाई हाइब्रिड में। ठीक है, डाई हाइब्रिड का वो कंक्लूजन था। तो डाई हाइब्रिड में देखो कैसे रिकॉम्बिनेशन मिला था कि नहीं? रिकॉम्बिनेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या देखा था? डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या था? राउंड येलो सीडेड को क्रॉस कराए थे हम लोग रिंकल्ड ग्रीन के साथ, करवाया था हम लोग ने क्रॉस। तो क्या मिला था?
F2 जनरेशन में क्या मिला था, F2 जनरेशन में क्या मिला था, रेशियो क्या था 9:3:1 था ना। फिनोटिपिक रेशियो यही था 9:3:3:1, जिसका मतलब 9 कैसा प्लांट था, राउंड एंड येलो, एंड 1 कैसा प्लांट था, रिंकल ग्रीन। ठीक है, 9 प्लांट्स वर राउंड एंड येलो, सिंगल प्लांट वर रिंकल ग्रीन। ठीक है, और जबकि ये 3 और ये 3, ये दोनों कैसा था, वो ना इससे मिलता था ना उससे मिलता था, यही था रिकॉम्बिनेंट प्लांट। कैसा था, राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन तो कोई नहीं है। ये कैसा था, रिंकल एंड येलो। रिंकल येलो भी कोई नहीं है। तो जो ऑफस्प्रिंग में वो प्लांट जो अपने पेरेंट से मिलता जुलता नहीं हो, उसको कहेंगे हम लोग रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन देखो, नॉन पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग, जो अपने पेरेंट से मिलता जुलता नहीं हो, ये कब आता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन के कारण। तो मेंडल ने बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जब भी हम लोग करते हैं तो उसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होता है, लेकिन लिंकेज में क्या होता है, देखो, वायलेट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज होगा तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा। ठीक है, और लिंकेज कब होगा, जब दो जीन आपस में नज़दीक आ जाए। आगे देखते हैं मॉर्गन ने इसको कैसे प्रूव किया था। ऊपर का दोनों लाइन समझ गए होंगे, लिंकेज का डेफिनेशन है, और ये सेकंड, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वायलेट किया था। और रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों टर्म है जो आगे यूज होता है। लिंकेज का मतलब समझ गए, रिकॉम्बिनेशन टर्म क्या है, रिकॉम्बिनेशन टर्म है नॉन पेरेंटल टाइप। ठीक है, मॉर्गन देखो क्या किया था, मॉर्गन ने येलो बॉडी एंड वाइट आइड, ठीक है, किसके ऊपर क्रॉस किया था, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम का एक इंसेक्ट था। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नाम का एक इंसेक्ट था, जिसका कॉमन नेम था फ्रूट फ्लाई। मतलब टीएच मॉर्गन ने अपना एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। फ्रूट फ्लाई के ऊपर ही क्यों किया, ये पिछले वीडियो में है। ठीक है, तो मॉर्गन ने देखो क्या किया, मॉर्गन ने येलो बॉडी वाइट आई, मतलब ऐसा फ्रूट फ्लाई जिसका बॉडी येलो था और आई उसका वाइट था, दो कैरेक्टर लिया। डाई हाइब्रिड क्रॉस भी है यही, ये भी एक डाई हाइब्रिड क्रॉस ही है। उसका बॉडी कैसा था, येलो, एंड आई कैसा था, वाइट। दूसरा कैरेक्टर क्या है, बॉडी ब्राउन था एंड आई रेड, मतलब येलो बॉडी वाइट आइड को ब्राउन बॉडी रेड आइड के साथ क्रॉस कराने पे जो मिला उसको तो F1 जनरेशन कहेंगे ही। उसके बाद उसने F1 को इंटर क्रॉस किया, इंटर क्रॉस बोलो या सेल्फ क्रॉस, सेल्फिंग कहो या इंटर क्रॉसिंग कहो, उसने F1 को इंटर क्रॉसिंग किया, F1 क्रॉस F1 किया, तो F2 में जो मिला उसको, F2 में क्या मिला, देयर वर नो रेशियो लाइक 9:3:1। ठीक है, मेंडल ने क्या बोला, जब भी डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो ये मिलना चाहिए था। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो ये मिलना चाहिए था डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, मेंडल क्रॉस में क्या मिलना चाहिए था, 9:3:1, लेकिन ऐसा नहीं मिला। ठीक है, मॉर्गन को ऐसा नहीं मिला, मॉर्गन को ऐसा नहीं मिला, तो उसने जानना चाहा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। मेंडल का लॉ यहाँ तो फॉलो नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ था, लिंकेज के कारण। ठीक है, लिंकेज के कारण दो जीन नज़दीक आ जाता है और एक जीन दूसरे के जीन के ऊपर इंडिपेंडेंट अब नहीं रहता है। ठीक है, एक जीन दूसरे जीन का इंडिपेंडेंसी होता है, मतलब एक जीन का सेग्रीगेशन दूसरे जीन के सेग्रीगेशन पर डिपेंड करेगा, जबकि मेंडल ने बोला था कि वैसा नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट करता है। मॉर्गन क्या बोला कि दो जीन जब लिंक्ड हो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कैसे बोला, वो उसने कैसे बोला, उसको रेशियो ये नहीं मिला था। ठीक है, ये रेशियो उसे नहीं मिला, नो रेशियो, रेशियो कुछ और था। ठीक है, तो उसने, मॉर्गन ने क्या कंक्लूड किया, अब देखते हैं क्या कंक्लूड किया उसने। मॉर्गन कंक्लूडेड बाय 2 क्रॉस, मॉर्गन ने 2 क्रॉस किया, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में ऐसा एक क्रॉस, एक डायग्राम है एक पूरे पेज में, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी करके। ठीक है,
तो क्रॉस ए में देखते हैं क्या हुआ। क्रॉस ए में येलो बॉडी एंड वाइट आई एंड येलो बॉडी को रेड आई एंड ब्राउन बॉडी से क्रॉस कराया, तो उसमें उसको क्या मिला, 1.3% ऑफस्प्रिंग ही रिकॉम्बिनेंट था। ठीक है, फर्स्ट क्रॉस में उसको क्या मिला, इसके बाद देखो, इसके बाद पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ। येलो बॉडी वाइट आई के साथ क्रॉस कराया गया, रेड आई ब्राउन बॉडी के साथ, तो उसे क्या मिला, 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन मिला। 1.3% रिकॉम्बिनेशन का मतलब वैसा ऑफस्प्रिंग जिसमें पेरेंट का कोई गुण नहीं हो, ठीक है, पेरेंटल नहीं हो, वो नॉन पेरेंटल हो, तो 1.3% रिकॉम्बिनेशन मिला। जबकि इस क्रॉस में उसे 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिला। इसमें बहुत कम ही ऐसा ऑफस्प्रिंग था जिसके पास नॉन पेरेंटल फीचर था। ऐसे क्रॉस में उसके पास 37.2% ऑफस्प्रिंग था जिसके पास नॉन पेरेंटल फीचर था। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन का मतलब नॉन पेरेंटल फीचर। ऐसा क्यों हुआ, अब देखो, ड्यू टू टाइटली लिंक्ड जीन। ठीक है, लिंकेज का हम क्या बताए थे, एक जीन दूसरे जीन के नज़दीक आ जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, लिंकेज। अब देखो, ये भी लिंकेज है, ये भी तो नज़दीक ही है, और ये भी लिंकेज है, ये भी नज़दीक है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाए, बिल्कुल नज़दीक, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग लिंकेज तो कहेंगे ही, लेकिन इसको कहेंगे टाइट लिंकेज, टाइटली लिंक्ड जीन। ये दोनों जीन आपस में टाइटली लिंक्ड है। ठीक है, तो जब टाइटली लिंक्ड जीन होता है, जीन जब टाइटली लिंक हो जाएगा, कब होगा, जब दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाए। मतलब डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे लिंकेज स्ट्रांग होता जाएगा। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू लो डिस्टेंस बिटवीन जीन। जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो लिंकेज टाइट हो जाएगा, टाइटली लिंक्ड हो जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो जाएगा। तो नीट के एग्जाम में ये पूछा जाता है इस तरह से कि डिस्टेंस लो होगा तो रिकॉम्बिनेशन लो होगा कि हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, लो डिस्टेंस हाई लिंकेज या टाइटली लिंकेज, लो डिस्टेंस हाई लिंकेज एंड लो रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है कि हाई लिंकेज होगा तो रिकॉम्बिनेशन हाई होगा कि लो होगा। हाई लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन लो होता है, लो डिस्टेंस में रिकॉम्बिनेशन लो होता है। ठीक है, लिंकेज जब हाई होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा। ठीक है, ऐसा एमसीक्यू में आता है। इसमें देखो, इसमें रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा क्यों है, बिकॉज लूजली लिंक्ड जीन। लूजली लिंक्ड जीन का मतलब दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो ये लिंकेज बहुत ही वीक है, स्ट्रांग नहीं है, ये वीक लिंकेज होगा। वीक लिंकेज क्यों होगा, क्योंकि देयर इज मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन, जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो लिंकेज क्या होगा, लूज हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से ये समझ में आ गया कि लिंकेज होगा ही नहीं तो रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, मेंडल ने यही बोला था कि जब दो जीन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा तब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। रेशियो क्या मिल जाएगा, 9:3:1। ठीक है, पेरेंटल भी मिलेगा, नॉन पेरेंटल भी मिलेगा। फिर ये मॉर्गन ने भी यही बताया, मॉर्गन ने ये बताया कि लिंकेज कम है तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलेगा, लिंकेज नहीं रहेगा तो फुल रिकॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, और इसमें देखो लिंकेज इसमें हाई है तो रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है। मेंडल ने लिंकेज को डिस्कवर नहीं कर पाया था, इसलिए उसको ये प्रोसेस नहीं मिला। ठीक है, तो उसके बाद देखो, लेटर अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन का जो स्टूडेंट था उसका नाम था अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट। उसने क्या किया, लिंकेज के फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हुए, मतलब बार बार लिंकेज करवाया, बार बार लिंकेज के प्रोसेस को देखा, ऑब्जर्व किया, और उसने क्या पाया, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। ठीक है, दो जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करेंगे हम लोग, उस प्रोसेस का नाम है जीन मैपिंग। जीन मैपिंग एक प्रोसेस है जिससे ये पता चलेगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट।
ठीक है। लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाई टी एच मॉर्गन एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक्ड जीन इज डिस्कवर्ड बाई अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट। कैसे उसने किया ऐसा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज को मेजर करके डिस्टेंस को मेजर किया। ठीक है, एक बार समराइज करके बता देते हैं। लिंकेज का डेफिनेशन देख लो, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन। ठीक है, मतलब दो जीन आपस में फिजिकली एसोसिएट हो जाए, इकट्ठा आ जाए। ये लिंकेज क्या करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को वायलेट करता है। वायलेट का मतलब फॉलो नहीं करता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है नॉन पेरेंटल। नॉन पेरेंटल का मतलब जो किसी पेरेंट से नहीं मिलेगा। ऐसा कब होगा? जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तब। मतलब मेंडल का जो लॉ है उसको फॉलो करेगा क्रॉस में, तब क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। मॉर्गन क्रॉस्ड। मॉर्गन क्या किया उसके बाद? मॉर्गन ने इन दोनों फीचर वाले ऑफस्प्रिंग को, इन दोनों फीचर वाले फ्रूट फ्लाई को ऐसे फीचर वाले फ्रूट फ्लाई के साथ क्रॉस कराया, तो उसे ऐसा नहीं मिला। ठीक है, ये रेशियो नहीं मिला। अगर ऐसा रेशियो मिलता तो कहते हैं कि मेंडल का लॉ फॉलो हो चुका है। ठीक है, ऐसा रेशियो नहीं मिला। मॉर्गन कंक्लूडेड बाय टू क्रॉस। मॉर्गन का जो कंक्लूजन था, मॉर्गन का कंक्लूजन यही था। देखो, मॉर्गन का कंक्लूजन यही है और ये है। मॉर्गन ने इस क्रॉस से क्या कंक्लूड किया कि जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस बहुत कम हो जाए तो लिंकेज बहुत हाई हो जाता है और रिकॉम्बिनेशन बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जब दो जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए तो लिंकेज बहुत कम हो जाएगा, वीक लिंकेज हो जाएगा, लूज लिंकेज हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन हाई हो जाएगा। यही दोनों कंक्लूजन है मॉर्गन का। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि मॉर्गन का एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, अल्फ्रेड स्टुर्टेवेंट। उसने लिंकेज के फ्रीक्वेंसी को मेजर करके जीन के बीच का डिस्टेंस को मेजर किया। ठीक है, तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, इससे आसान हो चुका होगा। तो अगले वीडियो में इसके आगे सेक्स डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये भी जेनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट के एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन से, इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू।